जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो अभी एसएससीजीडी की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसमें एक टॉपिक है हिंदी में पत्राचार करके एक टॉपिक आ रहा है, जिसकी कुछ मतलब बहुत डाउट आ रहा है उसमें। क्वेश्चन मतलब अलग टाइप के आ रहे हैं जो ग्रामर से संबंधित नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें मतलब सेना से संबंधित है, पुलिस प्रशासन से संबंधित है। तो मैं पहले से ही फोर्स में हूँ, तो शायद आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो ठीक है, हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रात को गार्ड किसको सलामी देती है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि गार्ड क्या होता है। गार्ड ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो 3 सिपाही रहते हैं, 3 जवान रहेंगे, तो कोई भी एक आपको पर्टिकुलर मोर्चा दे दिया जाता है। मान लीजिए मोर्चे दे दिया आपको, मोर्चा हो गया यहाँ पे कोत गार्ड हो गया, मतलब जहाँ पे कोत रहता है वहां की कोत गार्ड हो गई। गार्ड का मतलब मेनली मतलब ये है कि आपको 3 जवान रहेंगे, हथियार से रहेंगे। वो मतलब 24 घंटे फिक्स रहेंगे, जहाँ जो मोर्चा है जो भी है वहां पे वो 24 घंटे वो लोग फिक्स रहते हैं। तो वही होता है, वो होती है गार्ड। तो सलामी की बात होती है, सलामी मतलब सलामी में क्या होता है, सारी गार्ड एक साथ आती है और फिर उसके बाद सलामी दी जाती है। तो सलामी क्या होती है, जब सलामी अक्सर क्या होता है दिन में लगती है, लेकिन रात में सलामी किसको लग सकती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ड्यूटी एसओ, ड्यूटी एनसीओ, बीक ऑफिसर और कंपनी कमांडर। तो ड्यूटी एसओ कौन तो होता है? ड्यूटी एसओ वो होता है जैसे एसओज होते हैं, जो करके जिनके कंधे पे स्टार होता है, मतलब चिंदी के साथ में, वो एसओज होते हैं। तो ड्यूटी एसओ रहता है मतलब पर डे का होता है कि आज ड्यूटी एसओ 24 घंटे के लिए कोई एक रहेगा, उसका 24 घंटे बाद चेंज हो जाएगा। ड्यूटी एनसीओ भी रहता है कि वो 24 घंटे तक एक रहेगा। हवलदार मेजर रहते हैं, जो कांस्टेबल से हवलदार रहते हैं, वो ड्यूटी एनसीओ रहते हैं, वो भी 24 घंटे के लिए फिक्स रहते हैं कि अगले 24 घंटे बाद उनकी बदली हो जाती है, दूसरा कोई रहेगा। और एक रहते हैं बीक ऑफिसर, ये पूरे सप्ताह भर के लिए रहता है। बीक ऑफिसर होते हैं मतलब अफसर होते हैं, डीएसपी से ऊपर रहता है। बीक ऑफिसर हो गया। एक कंपनी कमांडर, तो कंपनी के चार्ज में रहते हैं, ये हो गया। तो इन सभी में से सिर्फ रात में किसी को भी सलामी नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगी बीक ऑफिसर को। जो बीक ऑफिसर मतलब पूरे सप्ताह के लिए ऑफिसर है, वो कभी भी चेक करने आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों पक्का आएंगे, इनका कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो इनको यदि ये बोलेंगे सलामी के लिए तो सलामी लगेगी, नहीं तो नहीं भी लग सकती है। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, हम समझ में आ गया होगा। उसको देखते हैं दूसरा वाला। तो पहले वाला का सही आंसर क्या हो गया? वीक ऑफिसर। ये हो गया वीक ऑफिसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ड्रिल। ड्रिल की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश ने की थी? सबसे पहले आप समझिए शब्द क्या है ड्रिल। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दूं, वो ठीक है, रटने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मेन मेन जो है इनमें ये शब्द हैं। जैसे आपसे पूछ लिया ड्रिल संबंधित है, तो मैं ड्रिल आपको बताता हूँ ड्रिल क्या होती है। ड्रिल होती है मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी परेड होती है करके, वो तेज चाल होती है, धीरे चाल होती है। जब वो सैल्यूट वगैरह करते हैं तो ड्रिल सिखाई जाती है, वो कदम से कदम मिलते हैं, उनके राइफल हाथ से हाथ मिलता है, उसको ड्रिल बोलते हैं। उसको मतलब एक तरतीबबाजी हर एक चीज होती है, उसको ड्रिल बोलते हैं। तो ड्रिल की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा, किसी देश ने इसको शुरुआत किया होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया या चीन। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसमें जर्मनी में। जर्मनी ने इसकी शुरुआत की थी, फिर अन्य देशों ने वहां से इसको लिया है। हमारी ड्रिल भी कोई चीज होती है। ये हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। उसके बाद देखते हैं तीसरा। मेन चीज क्या है? जर्मनी ने इसको शुरू कर दिया, लेकिन भारत में कब आया ये ड्रिल? भारत में कब आया? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ड्रिल भारत में कब आया। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1835 में। 1835 में ड्रिल आया। मैंने आपको ड्रिल समझा ही दिया है, बस ये नॉर्मली ऐसे एक डेट याद कर लीजिए। यदि पूछ भी लिया कि ड्रिल भारत में कब आया था, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए है 1835। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं। तेज चाल से सामने सैल्यूट की हरकत कितने कितने हरकत में पूरी होती है? ये सैल्यूट सैल्यूट तो आप लोग समझते हैं, सैल्यूट करना, वो सैल्यूट हो गया। उसके बाद क्या होता है? तेज चाल। एक तेज चाल होती है, धीमी चाल होती है। तेज चाल मतलब सेम चाल है, जो मतलब जो जवान जब परेड वरेड होती है तो उसमें तेज चाल होती है। इसमें हरकत होती है, मतलब कि हरकत का मतलब ये होता है कि मतलब कितने मतलब उसको स्टेप में पूरा हो रहा है। हरकत मतलब ये समझ लीजिए स्टेप, तो इसका मतलब एक स्टेप टाइप का रहता है, उसका पूरा है कि इसमें 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में ये इसकी पूरी होती है। ये वाला मुझे क्वेश्चन लगा कि आ सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 में इसकी पूरी होती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी कार्यवाही जवान बिना वर्ड ऑफ कमांड के अपनी मर्जी से करता है? मेन चीज क्या है इसमें, आप समझिए वर्ड ऑफ कमांड क्या होता है। शब्द क्या है? ये शब्द है, ये एक शब्द आया है वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड क्या होगा? तो आपने कभी परेड यदि देखी होगी यूट्यूब वगैरह में, तो जैसे मान लीजिए पूरा मतलब ग्रुप है, पूरा सेक्शन है, उसको एक उस्ताद रहेगा जो साइड में खड़ा होकर पूरा चिल्लाता रहता है, सावधान, आगे से तेज चल करके, तो उसी को वर्ड ऑफ कमांड बोलते हैं। जो एकदम पूरा तेज चिल्लाता है जो उसके साथ में, उसको वर्ड ऑफ कमांड बोलते हैं। वो सामने से तेज चल, बाएं का सैल्यूट, दाएं का सैल्यूट, मतलब जो सिखाते हैं वो उस्ताद होते हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो वो कमांड दे रहे हैं, वर्ड ऑफ कमांड, तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ कमांड। तो क्या हो गया?
बर्ड ऑफ कमांड में क्या होता है, तो अपनी मर्जी से कोई कुछ जो बर्ड ऑफ कमांड मिलेगी उस पर आपको काम करना है। थंब बोलेगा थंब, सैल्यूट बोलेगा थंब, सैल्यूट करना पड़ता है। तो वो सब कुछ मतलब उसमें मर्जी से कुछ भी नहीं होता है परेड बर्ड ऑफ कमांड में। लेकिन कौन सी चीज है जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ऑप्शन है सावधान, सैल्यूट, तेज चाल, कदम बदल। तो सावधान क्या होता है, मतलब जैसे बर्ड ऑफ कमांड में मतलब टोली जा रही है तो सावधान क्या होगा, खड़े हो गए सब लोग, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। सुना आप सोचो कि पूरी टोली आगे चले गई, आप सावधान खड़े हो गए, तो ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या आता है सैल्यूट। तो सैल्यूट सैल्यूट कब करना है, जब आपको सैल्यूट की वर्ड ऑफ कमांड दी जाएगी, जब आपको आदेश दिया जाएगा सैल्यूट का तो आप सैल्यूट करोगे। और उसके बाद तेज चाल, तेज चाल में तो आप रहेंगे यहाँ पर जैसे भी रहेंगे, खड़े रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो जब आपको एक कमांड मिलेगी तब कर सकते हैं। इसका सही आंसर है कदम बदल। अब मैं आपको बताता हूँ कदम बदल क्या होता है। कदम बदल क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरा एक टोली जा रही है, पूरा सेक्शन जा रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए सबका लेफ्ट पे रहा है, लेफ्ट पे एक, उसके बाद एक दो बोलते हैं, तो सबका एक पे आ रहा है, आपका कदम चेंज हो रहा है, एक पे आपका राइट वाला आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से कदम बदल सकता है, मतलब कदम मिलाने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए ये अपनी मर्जी से कर लेते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है जब आपकी जॉब हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अब ट्रेनिंग में जाएंगे तो बहुत होता है कि सबका लेफ्ट पे आ रहा है, आपका राइट पे आ रहा है, तो वो कदम बदलने के लिए इसको बोलते हैं कदम बदल। आपके उस्ताद आपको पक्का सिखाएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है सीआरपीएफ का उद्गम किस स्थान पर हुआ है? इसका सीआरपीएफ का उद्गम स्थान पूछा है इसमें, उद्गम स्थान पूछा, इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछा, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन इसका उद्गम स्थान कहाँ पर हुआ है, ये है नीमच। इसको बोलते हैं सीआरपीएफ की जननी बोलते हैं, क्योंकि नीमच है जहाँ पर मैंने भी ट्रेनिंग की है, बहुत पुराना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, मतलब सबसे पहले सीआरपीएफ का यहीं पे स्थापना हुई थी। और मतलब सीआरपीएफ मतलब इतना पुराना पुराना मतलब जो भी है वहाँ का हर एक चीज है वहाँ पे। सीआरपीएफ से रिलेटेड जितनी भी सबसे पुरानी चीजें हैं सब यहीं पे मिलेंगी। यदि आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में होता है तो आप पक्का कोई ना कोई कोर्स करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर एससीपीसी करने के लिए, या फिर कोई भी कोर्स है, दुनिया भर के कोर्स वहां पे होते हैं, आप नीमच पक्का जाओगे यदि आप सीआरपीएफ में सिलेक्ट होते हो। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अदालती जांच का आदेश कौन दे सकता है? सबसे पहले समझिए कि अदालती जांच क्या होता है। आपके लिए पेपर में सीधा यही आ गया कि अदालती जांच क्या होता है। अदालती जांच से मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मतलब आपसे कोई गलती हो गई, या फिर मान लीजिए आपसे एमुनेशन खो गया, फिर राइफल की कोई टूट फूट हो गई, कुछ भी हो गया, तो जो आपका अफसर है, जो आपका अफसर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसके खिलाफ जांच बैठाते हैं। ऐसे ही तो कोई सजा नहीं दे पाएगा आपको कि ये हो गया, सबसे पहले उसकी जांच होती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई राइफल है, उसकी मान लीजिए मैगजीन टूट गई, या फिर मैगजीन खो गया, कुछ भी हो गया मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपकी जांच होगी, ऐसे ही आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो उसी को बोलते हैं अदालती जांच होगी। मतलब आपकी इंक्वायरी बैठेगी, पूरा एक बोर्ड बैठेगा, उस पर देखेगा क्या हुई है, क्या बाकी में आप मतलब आपसे गलती हुई है तो आपको सजा दी जाएगी, यदि नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया। लेकिन यही समझिए अदालती जांच का आदेश दे दिया, मतलब सजा तो आपको लगभग लगभग मिल रही है, लगभग लगभग। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या क्या है, इंस्पेक्टर, सहायक कमांडेंट यानी एसी, ये इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, डिप्टी कमांडेंट ये डीसी हो गए, उसके बाद कमांडेंट ये सीओ साहब हो गए। तो इन सब में क्या होता है, इन सब का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इन सब के, और इसका आंसर है, सही आंसर है कमांडेंट। तो कमांडेंट कौन, कमांडेंट साहब कौन होते हैं? कमांडेंट साहब होते हैं आप यूनिट में, यूनिट मतलब बटालियन समझिए, बटालियन में सबसे बड़े जो सबसे बड़ा कोई अधिकारी होता है तो वो कमांडेंट साहब होते हैं। इसलिए जिससे भी ये बड़े बड़े जो भी आदेश हैं वो सिर्फ वहां पर सिर्फ कमांडेंट साहब की चलेगी। वही आपको मतलब देखेंगे कि इनको अदालती जांच का आदेश दिया जाता है, आपको मतलब सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो यही देंगे। डिप्टी कमांडर मतलब उससे नीचे होते हैं, इनको एडजुटेंट भी बोलते हैं, एडजुटेंट, एडजुटेंट बोल करके इनको बोलते हैं। संभाग कमांडेंट होते हैं, एसी बोलते हैं इसको, असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, ये भी मतलब डीएसपी के रैंक के होते हैं करके, ये कंपनी के पूरे चार्ज में रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है कमांडेंट, मतलब कमांडेंट ही आपके जांच वांच का आदेश दे सकती है। जितने भी बड़े आपके जो भी मतलब जो भी आपका आदेश होगा वो सिर्फ कमांडेंट ही लेंगे, जो जो यूनिट लेवल के होते हैं। ये हो गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के रिपू यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी मेनली सीआरपीएफ में कार्मिकों के लिए कितने बच्चों के लिए दे है? तो ये सीआरपीएफ से ही नहीं है, पूरा सीएपीएफ समझ लीजिए, जितना भी सीएपीएफ है इसमें होगा, बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, सभी में। तो उसमें क्या रहता है कि आपको एक स्कॉलरशिप दी जाती है करके, कि आपके मतलब आपको जो भी आपके मतलब जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो आपके शादी होने के बाद जो भी बच्चे रहेंगे उनको 12 तक की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो कितने बच्चों के लिए मिलते हैं? सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके मतलब 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलता है। 3 बच्चों के लिए कम मिलेगा। मान लीजिए आपका पहला वाला बच्चा 1 है, उस पर दोबारा जो होंगे जुड़वा बच्चे होंगे तो उसके बाद 3 को ही मिलता है। लेकिन मान लीजिए आपको ऑप्शन में रहेगा तो आपको 3 ही लगाना है, क्योंकि 2 का ही ऑप्शन है।
तो ऑप्शन इसका है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। उसके बाद है ये क्या क्वेश्चन है, बोले शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो इसके मनाते हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर, इसके पीछे की कहानी क्या है, 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। क्या हुआ था कि जो भारत और चीन की सीमा है उस पर मतलब भारत में सीआरपीएफ के कुछ जवान थे और मतलब पुलिस के कुछ जवान थे, तो वो शहीद हो गए थे शायद 1859 में। 1859 में एक लड़ाई हुई थी, तब से मतलब इसको मतलब 21 अक्टूबर 1859 को इसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था, 1859 में ये लड़ाई मतलब ये लड़ाई हुई थी, तो करके 1860 में पहली बार ये मनाया गया था। भारत और चीन की सीमा पर मतलब सीआरपीएफ के कुछ जवान थे और कुछ पुलिस थे, तो उसी के उपलक्ष्य में पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उस पर कहते हैं परिभाषिक शब्द कैडर, कैडर का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है। ऐसे ऑप्शन मतलब बहुत सारे इंग्लिश वाले शब्द आ रहे हैं कि उनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो कैडर का सही आंसर क्या होता है, पूंजी, संवर्ग, एकमत और सभा। तो कैडर मतलब होता है कि जैसे आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए आप आपका बीएसएफ में हो गया, सीआरपीएफ में होगा, तो सीआर मतलब जितने भी मतलब एक प्रकार के, इसकी परिभाषा बोलेंगे तो एक शब्द मतलब एक लाइन में कि मतलब एक ही प्रकार का काम करने वाले, एक ही कैडर में आपने सुना होगा आईएएस कैडर हो गया, पुलिस कैडर हो गया, उत्तर प्रदेश कैडर हो गया, मतलब एक ही प्रकार में काम करने वाले, एक ही प्रकार से काम करने वाले। जैसे टीचिंग का कर रहा है कोई, टीचिंग कर रहे हैं तो वो आपके कैडर में आ गए। और जैसे जो आईएएस है, जो सभी वो लोग आईएएस कैडर हो गया, उसका कैडर का मतलब होता है संवर्ग। कैडर का मतलब होता है संवर्ग या फिर समूह, इसको संवर्ग या फिर समूह बोल सकते हैं। एक ही प्रकार के लोगों का समूह है, एक ही प्रकार के लोगों का कैडर है उसको, जिसने आपको सिलेक्ट हुए हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बोला था। तो अब यहाँ से हिंदी है, तो इसमें क्या है, हिंदी में वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। इसका आंसर क्या है 11। लेकिन पूरे देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण कुल कितने वर्ण हैं, इसमें 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। ये कितने भागों में बटा हुआ है, इसमें ये बटा है 33 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2। ये क्या है, इसमें क्या है, ये 33 क्या है व्यंजन, 33 क्या है व्यंजन, 11 क्या है स्वर, 11 क्या है स्वर, 4 क्या है संयुक्त व्यंजन, 2 क्या है अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार हो गए। और ये लास्ट के 2 क्या है, ये उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त है। तो इनको मैं पूरे तरह से अगर बताऊंगा तो काफी लग जाएगा। इसका सही आंसर 11 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में से, इधर इनके बारे में बता देता हूँ कि इतना आपको हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, मैंने आपको पिछली स्लाइड में यहाँ पे बताया है। संयुक्त कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक है छत्र, उसको छत्र बोलते हैं, त्रा, ज्ञा, छत्रज्ञा और ऋषि, ऋषि, स्रा। ये है आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। इनमें से मतलब ये हो गया कि ये नहीं है, ये तो व्यंजन ही है, ये स्वर है। यानी इनका इसका मिल किससे हुआ है, छत्र का प्लस सा से। त्रा का मिल, त्रा किससे बना हुआ है, ता प्लस रा से। ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ज्ञा किससे बना हुआ है, ज्या प्लस आ से, जा प्लस या, जा प्लस या से बना है ज्या। सरा किससे बना है, आधा सा, सा प्लस रा, सरा। ये हो गया आपके चारों संयुक्त वर्ण हो गए, संयुक्त व्यंजन ये हो गए। 13 नंबर देखते हैं, पा का उच्चारण स्थान किस किधर से है। तो मैं आपको एक बार पूरा मतलब वर्ड लिख के देखता हूँ। पा का उच्चारण, ये उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अइया। ये हो उसका टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद ता, था, दा, ता था दा, ढा, टा, ठा, डा,
दा हो गया, ता था दा धा, धा ना, इसका पा फा बा भा मा। तो ये जो आपकी इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, इनमें से क्या रहता है, इनका उच्चारण स्थान रहता है। इनका उच्चारण स्थान एक बार आप लोग लिख लो। जैसे ये है आपका का वर्ग, ये है, ये हो गया आपका का वर्ग, ये हो गया आपका चा वर्ग। इसको कलर चेंज कर लेते हैं लोग। ये हो गया आपका का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। मतलब पहला वाला वर्ण है वही उसका वर्ग बन जाएगा। ये हो गया। इनका क्या होता है उच्चारण स्थान, इनका होता है, ये इस का वर्ग का होता है कंठ, इनका उच्चारण कंठ से होता है, का खा गा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। उसके बाद ये होता है तालु, उसके बाद इसका होता है मूर्धा, मूर्धा। इसके बाद इसका होता है, इसका है मूर्धा, उसके बाद इसका है दंत, इसका है ओष्ठ। उच्चारण स्थान से इसका एक ट्रिक भी है, के टी एम दो, के टी एम डी ओ। तो इसमें से पा कहाँ आ रहा है, इसका पूछा था हमसे पा का, तो पा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो इसका उत्तर हो गया। आप लोगों को ये मतलब पूरा उच्चारण स्थान आपको एक तरीके से पूरा याद करके जाना है, बहुत ज्यादा इसका पूछा जाता है वर्णमाला से, एक दो क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। इसका सही आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। उसके बाद ये है, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह है, अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर दो तीन चार पांच, दो है अयोगवाह। कौन कौन से हैं, अंग और आह, अंग और आहा। एक इसके इनके इसके संबंध में आप लोग एक और चीज नोट करके लिख सकते हैं, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ना तो स्वर है, ये ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, ना ही ये व्यंजन है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हो गया। उस पर हम लोग देखते हैं, राम में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है, राम में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा से संबंध आएगा। पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा आप लोगों को पता होगा, संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम में कौन सी संज्ञा है, राम में है, मतलब राम क्या है, एक मतलब पर्टिकुलर नाम है। ऑप्शन नंबर जातिवाचक संज्ञा, जाति तो मतलब संपूर्ण जाति का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति का बोध कराता है, तो इसमें सही आंसर है व्यक्तिवाचक। भाव, ये कोई भाव तो है नहीं, क्रोध गुस्सा करके भाव नहीं है। द्रव्य मतलब कोई ऐसे तो है नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल करके ये द्रव्यवाचक में आते हैं। तो जातिवाचक व्यक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका व्यक्तिवाचक जातिवाचक, ये हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में कौन पहले आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, उसमें क्रम पूछ लेता है कि कौन सा वर्ण पहले आएगा कौन सा बाद में आता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं छत, खा, था या चा। तो मैं आपको पूरा एक बार पूरा लिखाई देता हूँ कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आता है। देख लीजिए, इसका एक क्रम रहता है, चांद बिंदी वाला, उसके बाद आता है आहा, उसके बाद आता है छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेसे रेसे रेसी, रेसे रेसी, ए, है, ओ, आओ। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद मेनली कंफ्यूजन कहाँ होती है, उसके बाद क्या शुरू होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद चा, छा, जा, झा, यहाँ पर मैं इतना ये जगह छोड़ी हुई है, इस पे आप लोगों को भर के दिखाना है, इसमें क्या आएगा। सबसे ज्यादा टा, ठा, डा, टा ठा डा ढा। ढा, टा ठा डा ढा ड़ा। उसके बाद इधर, उसके बाद क्या आएगा, पा, पा, फा, बा,
भा म ग और अठ डा डा नो ता था इसके बाद ता था दा धा ना फा बा मा आ गया, उसके बाद ता था दा ना इधर लिख देता है ता ता था दा धा ना अथा धा ना अथा धा ना हाँ, या रा ला बा अलावा इसमें रहता है सा 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 हा। तो ये आपका पूरे वर्ड हो गए। इसमें से क्या रहता है, यहाँ पे एक शब्द है छा, ये छा, इसका निर्माण कैसे होता है, का प्लस सा से। तो का प्लस सा से इसका निर्माण होता है, तो जिस वर्ण के बाद इसका स्थान आता है तो वर्णमाला में भी उसका स्थान इसके बाद ही आएगा। तो छत्र होते हैं, इसको छत्र बोलते हैं, तो इसका स्थान का के बाद आता है। जैसे पूछे अक्सर मेनली इसका ही पूछता है, ये है, उसके बाद छत्र होता है, ये वाला होता है छत्र, उसके बाद होता है त्रा ज्ञा। लेकिन इन सभी का उच्चारण स्थान यदि पूछेगा तो इनका ही पूछता है, लेकिन यदि पूछेगा इनमें से तो इनमें से एक ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो क्रम है, ये वाला जो क्रम है इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ तक, यहाँ इसके बाद तो सेम ही है पूरा, ए आई ओ ये तो सेम है। उसके बाद का और इनका, इस का के बाद छा का उच्चारण स्थान आता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जा के बाद किसका आएगा, ज्ञा, छात्रा, ये इसका ज्ञा का, जा के बाद आता है ज्ञा का। त्रा का किसके बाद आता है, त्रा का आता है ता के बाद आता है। ता कहाँ, यहाँ पे आएगा इसका स्थान त्रा, त्रा इसके बाद ता के बाद त्रा का स्थान आता है त्रा। ये हो गया। तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा उसका आपको पूरा क्रम याद रख लेना है, ठीक है। ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको देखते हैं अल्पप्राण, क्वेश्चन नंबर 17 है अल्पप्राण वर्ण कौन सा होता है। तो इसमें क्या रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, मैं पूरा आपको वही बता देता हूँ अल्पप्राण कौन कौन से रहते हैं। तो जिनमें मतलब जो प्राण वायु है, श्वास कम निकलती है, कम आवश्यकता हो, उसको अल्पप्राण बोलते हैं। अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, ये हो गया। उसके बाद होते हैं सभी स्वर, सभी स्वर अल्पप्राण। बाद होता है कौन सा, ये या रा ला वा। उसके बाद होता है इसमें डा डा, ये हो गया। इसमें होता है ये अल्पप्राण में, अल्पप्राण में। तो ये पहला दूसरा ये 5 में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, का वर्ग का चा वर्ग ता वर्ग ता वर्ग कष्टा ता पा। तो एक का वर्ग में पहला वाला वर्ग ऐसे में, और उसके बाद फिर ये दूसरा वाला छोड़ के ये तीसरा वाला, उसके बाद ये चौथा वाला छोड़ के ये पांचवा वाला, ये वाले ये वर्ग है। आपको शायद पता होगा, आप लोग तैयारी इतना करे हैं, स्वर पूरे हो गए। उसके बाद ये अलावा इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या होती है 31। ये हो गया। उसके बाद अल्पप्राण हो गया, तो दूसरा वाला कौन सा होता है, महाप्राण। दूसरा हो गया महाप्राण, महाप्राण ये हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 15। इनमें से कौन कौन से हो गए, पहला हो गया, दूसरा नहीं हुआ तो दूसरा किसमें आ जाएगा, इसमें दूसरा। उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा नहीं आया तो इसमें कौन सा आ जाएगा, चौथा वाला कॉलम, ये हो गया। उसके बाद कौन से आते हैं, सा हा, ये प्लस कौन कौन से आएंगे, ये आएगा सा 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 हा। उसके बाद ये वाला डा हो गया, तब किसका नंबर है, ढा का। ये 5 ही हो गया। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 15। तो अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, आप लोग पहचान ही जाएंगे, मतलब यही होते हैं। आपको ये पूरा बस ये वाला ऐसे वाला चार्ट आपको बना लेना है कि पहला तीसरा पांचवा सभी स्वर हो गए, या रा ला वा, उसके बाद डा, ये हो गया। उसके बाद कौन सा होता है, महाप्राण। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा वाला कॉलम और चौथा वाला कॉलम होता है। और कौन से होते हैं, सा हा और डा, ये हो गया, ये वाला डा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला नहीं है। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण वर्ण। तो इसमें कौन सा है, अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण वर्ण में ये खा तो है नहीं है, दूसरे वाले में आता है घा भी नहीं है, ये चा के बाद ये छा में आता है, ये का वर्ग में का, उसके बाद खा आता है, उसके बाद किस में आता है, ये का खा गा के बाद घा, तो ये भी चौथे वाले में आ गया, तो ये महाप्राण हो गए। ये सभी क्या है, महाप्राण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ये वाला ये हो गया आपका अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन देते हैं,
अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने अभी पहले ही बताया है, उनकी कुल संख्या होती है 31। महाप्राणों की कितनी होती है? 15। ये आपको मेनली यही ऑप्शन मिलेंगे, 31, 15 और 13, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। और ये वाला 13 रहेगा, ये घोषाघोष वाला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है? घोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो घोष वर्ण कितने घोष वर्ण होते ही कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। घोष वर्ण में जैसे आपके 5 कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें है का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे एक का, चा, ता, ता, पा। ये पूरा वर्ग हो गया एक। ले लेते हैं ये का वर्ग, ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ये पा वर्ग हो गया। तो ये तो हो गया वर्ग। लेकिन जो क्या है, ये पहला वाला कॉलम है, ये वाला, जैसे ये वाला पहला कॉलम, उसके बाद का खा गा, ये का खा और ये खा वाला पूरा कॉलम यहाँ तक का, उसके बाद ये गा वाला, उसके बाद ये घा वाला, उसके बाद ये अंगा वाला, चा, चा, छा, जा, झा, अया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपका दूसरा वाला कौन सा है? पहला वाला ए वाला, इनकी तो घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? घोष में आते हैं आपके लास्ट 3 वाले, ये 3 कॉलम लास्ट घोष में आते हैं। तो घोष में कौन कौन से आएंगे आपके? आएंगे, अच्छा कर लेते हैं। घोष में आपके कौन कौन से आएंगे? 3, तीसरा नंबर कॉलम, चौथा नंबर कॉलम और 5वां नंबर कॉलम, ये हो गया। उसके बाद प्लस कौन कौन से आएंगे? स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे। उसमें क्या हुआ था कि वो उसमें यारा लावा थे, इसमें सा 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 हा है। इसमें क्या है? सा 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 हा, और उसके बाद और कौन सा था? यारा, यारा लावा, यारा लावा हा, ना ना, इसमें ये है सभी स्वर प्लस या, रा, ला, वा, हा, यारा ला, ला है। उसके बाद 1 सेकंड, 1 मिनट रुकना जरा। बस। तो इसमें क्या था कि ये तीसरा, चौथा और 5वां वाला था कि ये 3, 4, 5 हो गए। और इसमें क्या थे कि इसमें या, रा, ला, वा, हा आ गए। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? ये 5 थी, 15 ये हो जाएंगे, 15, 11 ये हो गए, 5 ये हो गए। इनकी कुल संख्या होती है 31। घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई? 31। उसके बाद एक घोष होता है, उसके बाद दूसरा होता है अघोष। अघोष, अघोष वर्णों की कुल संख्या होती है 31। उसमें कौन कौन से आते हैं? ये पहला बच गया, दूसरा बच गया, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, 3 रहते हैं, सा सा सा, ये 3 रहते हैं। तो कुल 13 करके इसका ये होते हैं, तो इनकी होती है 13। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। मैं कौन सा सर्वनाम है? इधर कॉमन है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, उत्तम, मध्यम, और तीसरा होता है अन्य, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक हो गया, ये अन्य पुरुषवाचक हो गया। तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक कौन होते हैं? जो वक्ता को बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक, जो जो बात करता है, जो कहने वाला है, उसको उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मध्यम कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, उसको मध्यम पुरुषवाचक बोलेंगे। अन्य कौन होता है? जिसके बारे में हो रही है, मध्य, जिससे बात हो रही है, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आप हो गए मध्यम, तुम, आप, और मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। अन्य मतलब वो, वह, वो हो गया अन्य पुरुषवाचक। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 21। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? तो स्वयं पुरुषवाचक में मैंने बताया हुआ, पुरुषवाचक मैं, हम, और मध्यम, मध्यम वाले होते ये तीनों बता दिए, मैं, हम, या जिसके बारे में बात हो रही है। स्वयं, स्वयं होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है निजवाचक। स्वयं, खुद, अपने, मतलब अपने, अपने आप, कोई भी काम है, मतलब खुद से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम में। ये वाला हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22।
22 नंबर क्वेश्चन है, राम आम खाता है, यह क्रिया कैसी हो रही है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त। राम आम खाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? मेनली इसमें दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक है अकर्मक और दूसरी सकर्मक, जो पेपर में आती हैं बहुत ज्यादा। तो राम आम खाता है, तो इसके में इसकी पहचानने की सबसे ज्यादा ट्रिक है कि जो राम क्या है, इसमें राम है, मान लीजिए राम इसमें है कर्ता, ऊपर लिख देता हूँ, राम है इधर कर्ता, राम क्या है, राम है यहाँ पे कर्ता। खाता, खाता क्या है? ये है क्रिया, खाता है क्रिया, और क्या खाता है? आम, ये है कर्म उसका जो वो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहचानने वाली चीज होती है कि जो करता है वो क्रिया के बीच में क्या लगा के देख लेना है। राम क्या खाता है? राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, तो जैसे क्या का आदि, क्या का आदि आपको जवाब मिल जाता है कि क्या खाता है, मान लीजिए खाना खाता है, रोटी खाता है, या फिर मान लीजिए चावल खाता है, कुछ भी खाता है। यदि आपको इसकी जवाब मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो खाता है। उसमें तो पहले दे रखा है आम, तो हमको आम से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है कि हमको क्या का जवाब मिल रहा है, क्या तो खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो उसका जवाब मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया। यदि जवाब नहीं मिलता है तो उसका आंसर होगा अकर्मक क्रिया। ये हो गया। उसको देखते हैं 24 नंबर, बच्चा रोता है, यहाँ क्रिया कैसी हो रही है? तो अब आपको बताना है यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे बच्चा है कर्ता, कर्ता क्या है? बच्चा, रोता क्या है? क्रिया, रोना क्या है यहाँ पे? क्रिया। ये क्रिया हो गई, तो हमको क्या लगा के देखना है? कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के देखना है? तो बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है, तो आपको जवाब मिल रहा है कि बच्चा मतलब क्या रोता है, बच्चा मतलब इसका कुछ आपको जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या रोता है, बच्चा रोना रोता है, ये थोड़ी जवाब हुआ। बच्चा क्या रोता है, इसका यदि आपको जवाब मिलता है तो उसका आंसर लगाना है, नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद देखते हैं, सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? सुंदर फूल, ये पूरा एक वाक्य करके है, छोटा सा है। सुंदर फूल में विशेषण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होते हैं जो विशेष की विशेषता बताता है। विशेषता, विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष, जो विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेष कौन होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, ये होते हैं आपके विशेष। ये हो गए विशेष। तो जो जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, सुंदर फूल, तो आपको पता होगा फूल, फूल क्या है? फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसकी विशेषता, फूल की सुंदरता कौन बता रहा है? फूल कैसा है? सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? सुंदर, सुंदर फूल है। ये हो गया। ये हमारे 24 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। और इस बार मतलब पहले मैंने ये पहले वाली क्लास ली है, यदि थोड़ा बहुत तो डाउट इसमें रहा होगा। तो यदि आपको और भी क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हाँ इससे ज्यादा है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है, और भी टॉपिक से संबंध है, और भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।